गुड मॉर्निंग, वेलकम टू चंडीगढ़ करियर ग्रुप। आज हम लोग ज्योग्राफी 2021 के सेकंड पेपर जो आपके एनडीए एग्जामिनेशन में पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज द लार्जेस्ट इन साइज? अर्थ, वीनस, मार्स या फिर मरकरी। आपको बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम में इन चारों में से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे बड़ा है। देखिए, अगर मैं सोलर सिस्टम की बात करूं तो टोटल आपके कितने प्लैनेट्स होंगे? ठीक है, देखिए सोलर सिस्टम में सबसे पहले आपका रहता है सन, फिर आपके आएगी मरकरी, वीनस, अर्थ। सबसे पहले आपका सन रहता है, सन के बाद आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, देन मार्स। इन चार प्लैनेट्स को मैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलती हूँ या फिर मैं इन्हीं को इनर प्लैनेट्स के नाम से भी जानती हूँ। फिर इसके बाद आपके कौन से आते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जहां मैं इनको इनर प्लैनेट बोलती हूँ और इनको आप जोविन प्लैनेट भी बोलते हो क्योंकि दीज आर मेड अप ऑफ गैसेस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन साइज? अर्थ, वीनस, मार्स या फिर मरकरी। देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका? अर्थ। अर्थ सबसे बड़ा है। अर्थ को ही मैं ब्लू प्लैनेट भी बोलती हूँ क्योंकि इसके ऊपर वाटर और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर मैं वीनस की बात करूँ तो इसी को मैं ट्विन ऑफ अर्थ के नाम से भी जानती हूँ। वीनस को आप ट्विन ऑफ अर्थ के नाम से जानते हो। अगर मैं मरकरी की बात करूं तो ये आपका स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और बच गया मार्स। मार्स भी आपका सेकंड स्मॉलेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर? अपर एंड लोअर मेंटल, क्रस्ट एंड कोर, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, लोअर मेंटल एंड कोर। देखिए बेसिकली आपने अर्थ की 3 लेयर पढ़ी होंगी। सबसे पहली वाली होती है आपकी क्रस्ट, देन मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, अगर मुझे लिथोस्फेयर को डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलोगे? इट इज द रिजिड आउटर पास्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इट इज द रिजिड आउटर पास्ट ऑफ अर्थ विद द थिकनेस। अगर मैं इसकी थिकनेस की वेरिंग की बात करूं तो ये आपकी 10 to 20 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रस्ट एंड अपर मेंटल वाले पोर्शन को कौन सी आपको डिफाइन करेगी? लिथोस्फेयर, अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, which one of the following describes factor does not affect the distribution of ground water? आपको बताना है कि ग्राउंड वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा फैक्टर है जो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। पहला दिया हुआ है अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये तो बिल्कुल करता है। आपकी जितनी भी रेनफॉल होगी ये तो डिफाइन करेगा ना कि भाई कि आपका ग्राउंड वाटर किस तरीके से होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये भी बिल्कुल करेगा कि आपका जो किस रेट से जो पानी है वो भाप बन के उड़ रहा है, ये वाला भी ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड सरफेस टू अलाउ वाटर टू इनफिल्ट्रेट टू द ग्राउंड वाटर सिस्टम, ये बेसिकली बात कर रहे हैं आपकी सोइल की, सोइल एंड सोइल टाइप्स की, ये भी बिल्कुल करेगा। चौथा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। हाँ, ऑप्शन नंबर टी आपके पास ठीक होगा क्योंकि ये फैक्टर करता ही नहीं है कि आप समुद्र से कितनी दूरी पे हैं। इस चीज़ में तो आपके ग्राउंड वाटर का कोई भी रोल ही प्ले नहीं होता ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट,
The Earth atmosphere is mainly heated by which one of the following? Short wave radiation, reflected solar radiation, long wave terrestrial radiation या फिर scattered solar radiation. देखिए, जो इंसोलेशन होती है, इंसोलेशन रिसीव बाय अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव, ठीक है. एंड द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बिकम्स रेडिएशन बॉडी, ये वाला फैक्टर भी ठीक हो गया. एंड इट रेडिएट्स एनर्जी टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर. मान लीजिए कि एनर्जी, जिस भी रेडिएशन एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब करा, उसके बाद वो हीट होगी, उसके बाद से वो वापस कुछ ना कुछ एनर्जी को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगी. तो क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको मेनली हीटेड करने में कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल करता है. तो इसका आंसर हो जाए आपका हो जाएगा लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. आपने हीट इफेक्ट के बारे में सुना होगा कि अर्थ पे जितनी भी रेज आती है उसमें से आधी तो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, ठीक है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. और अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारा लॉन्ग वेव रेडिएशन है, वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ, मतलब जो हमारी मेनली गैसेज है, कौन कौन सी गैसेज रोल प्ले करती हैं पर्टिकुलरली अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो आपकी कौन कौन सी होगी? CO2 एंड ग्रीन हाउस गैसेज. ठीक है भाई. नेक्स्ट देखो, which one of the following is the correct sequence layer of the as we move from earth surface upward. बेसिकली बात पूछी हुई है आपके एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में, ठीक है. एटमॉस्फेयर क्या होता है? अर्थ के ऊपरी परत, एयर की एक लेयर, उसको मैं एटमॉस्फेयर बोलती हूँ. एंड एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर्स होती है उनमें सबसे पहले कौन सी आती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपका मेसोस्फेयर, फिर आपका थर्मोस्फेयर, और देन लास्ट में कौन सा आता है? एक्सोस्फेयर. ठीक है, मैंने क्या क्या बताया? ट्रोपोस्फेयर, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और एंड में आपका एक्सोस्फेयर. ठीक है भाई. अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटोस्फेयर की, तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपके क्या होता है? एयरक्राफ्ट आएंगे, उससे ऊपर वाले में आपके क्या होंगे? मिटियोर्स फॉर्मेशन होगी, उससे ऊपर आपकी ऑरोरा फॉर्मेशन होगी, एंड उससे सबसे लास्ट वाले में आपके सैटेलाइट्स, जो आपके जितने भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, ये आपके सबसे एंड वाली लेयर में हो जाएंगे. तो इसका अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा बी, माइनस प्लस माइनस प्लस. ये मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज. नेक्स्ट, 4 persons are traveling to different state in India. To whom will you advise to protect oneself from blizzard? blizzard का मतलब होता है तूफानी स्टॉर्म या फिर आइस चक्रवात बेसिकली. ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में अगर मुझे डिफाइन करना हो, इट इज़ द कोल्ड, वायलेंट एंड पाउडरी पोलर विंड्स होती हैं. ठीक है, क्या बताया मैंने? कोल्ड, पोलर विंड्स. और एक ऐसा चक्रवात जिसमें आप ग्राउंड से ड्राई आइस को उठा सकते हो, उसको मैं बोलती हूँ ब्लिज़ार्ड. ठीक है, तूफानी चक्रवात बेसिकली. तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि असम, त्रिपुरा, उड़ीसा में तो कहाँ आएगा? अरुणाचल प्रदेश वाले सेक्शन में आपका हिमालयन सेक्शन रिलाई करता है. अगर हिमालयन सेक्शन रिलाई करेगा तो वहाँ पे ग्लेशियर्स भी होंगे, बर्फबारी भी होगी, तो वहाँ पर संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बन सकती है.
और अगर मैं इनमें वर्ल्ड की बात करूँ, सो दे आर मोस्ट प्रिवलेंट टू नॉर्थ एंड साउथ पोल, कनाडा में, यूएसए में, साइबेरिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम? भूटान। देखिए, जीएमटी ऐसे ही जाता है ना, बिल्कुल ऐसे। अगर मैं इंडिया से बात करूं तो कहाँ से जाता है? इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, नेपाल वाला सेक्शन ये होगा आपका। भूटान यहाँ पर आएगा, श्रीलंका यहाँ पर आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा भूटान। देखिए, अगर मैं नेपाल की बात करूं, इंडिया और नेपाल के बीच में जो पार्टीशन का काम करती है वो कौन सी करती है? काली रिवर। इंडिया और श्रीलंका के बीच में हम कैसे कनेक्टेड हैं? पाक स्ट्रेट। और इंडिया और भूटान के बीच में कहा जाता है कि हमारे सबसे पीसफुल रिलेशन काउंट होते हैं, तो ऑप्शन तो आपका भूटान है। और अगर मैं इंडिया के और भी नेबरिंग कंट्रीज की बात करूं तो कौन कौन सी है? यह है आपका बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है भाई, नेक्स्ट, द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मणिपुर, वेस्ट बंगाल, गुजरात या फिर झारखंड? देखिए, इसको मैंने इक्वेटर कहा, ठीक है। ये देखिए, टॉप इक्वेटर का 0 डिग्री होगा, ये आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर होगी जो 23.5 नॉर्थ से जाएगी। इसको मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल सकती हूँ, 23.5 साउथ। ये आपका होगा आर्कटिक सर्कल, 66.5 नॉर्थ। ये अंटार्कटिक 66.5 साउथ। और ये आपका सेक्शन रहेगा साउथ पोल 90 डिग्री। ये आपका रहेगा नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ। अब ये देखना, इंडिया यहाँ पर ऐसे रिलाई करता है, तो अगर मैं इस हिस्से को उठा के ऐसे रख देती हूँ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे पास करके जाएगी। तो क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा स्टेट से पास करके नहीं जाती? वेस्ट बंगाल से करती है, गुजरात से भी करती है, झारखंड से भी करती है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। अगर मैं टोटल स्टेट्स की बात करूं, कितने हैं? 8। 8 में कौन कौन से आते हैं भाई? सबसे पहले आपका आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और एक आपका आता है मिजोरम। मणिपुर नहीं आता, मिजोरम आता है। ठीक, तो ठीक है, मिजोरम। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स? अभी अभी हम देख के आए, ये है आपके इक्वेटर, ये है आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपकी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है आपका आर्कटिक सर्कल, ये है आपका अंटार्कटिक सर्कल, ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल।
लेटी हुई लाइंस को मैं बोलती हूँ लैल्टीट्यूड्स। अगर मुझे लॉन्गिट्यूड्स पूछना हो तो आप कैसे पूछोगे, कैसे डिफाइन करोगे? ये है आपके लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? Which one of the following is the longest parallel of latitudes? Latitudes के पैरेलल सबसे लंबा कौन? देखिए एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन मैं रिपीट करा रही हूँ। क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि विच इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैल्टीट्यूड्स। लेटी हुई लाइन है लैल्टीट्यूड्स, इसके पैरेलल क्या होगा आपका? इक्वेटर। नेक्स्ट देखो, which one of the following features is the result of erosion and depositional work of river? इसका आंसर बेसिकली आपका ऑक्सबोर्न लेक होगा। देखो रिवर मिनिंडरिंग करती हुई चलती है, लहराती हुई फॉर्म में चलेगी। आपने कभी कभी हिल्स के नीचे से देखा हो, रिवर ऐसे बिल्कुल मिनिंडरिंग करती हुई चलती है। जब ये नेक्स्ट पोजीशन में आएगी तो कहीं से आपका डिपोजिशन भी होगा, थोड़ा सा इरोजन भी होगा, तो कुछ हिस्सा इसका छटके अलग रह जाता है। इसी को मैं क्या कहती हूँ? ऑक्सबोर्न लेक। लहराती हुई चली, देन उसका डिपोजिशन हुआ, तो उसकी वजह से क्या हो गया? उसका एक हिस्सा जो था वो छटके दूर रह गया। उसको मैंने क्या कहा? ऑक्सबोर्न लेक। आंसर क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट देखो, which one of the following is not a soil forming factor? पेरेंट मटेरियल, ये तो बिल्कुल होता है, होएगा ही। उसकी जो पहले वाली लेयर होगी कि जो सॉइल की फॉर्मेशन में पेरेंट मटेरियल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा टोपोग्राफी बिल्कुल करता है। तीसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब तक हमें क्लाइमेट का नहीं पता होगा तो सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। चौथा है आपका ह्यूमन हैबिटेशन, ये वाला फैक्टर कोई रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, अगर मैं इंडिया में सॉइल के बारे में पूछूं, कौन कौन सी इंडिया में कौन कौन सी सॉइल है, इस सेक्शन में आपकी एरिड सॉइल आएगी, रेड एंड येलो सॉइल आएगी, यहां पर एरिड, नीचे ब्लैक सॉइल आएगी, यहां पर एलोवियल सॉइल आएगी, यहां पर पैटी सॉइल आएगी। ठीक है, पता चला? आपके क्वेश्चन का आंसर डी है, और मैंने सॉइल भी बता दी कि इंडिया में कितने तरीके की सॉइल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट देखिए, इंसेप्टिसोल, इंटेंसिसोल एंड वर्टिसोल्स एंड मोलिसोल्स आर द ऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये आपके सॉइल की टाइप्स होती है बेसिकली। देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है इंसेप्टिसोइल्स। इंसेप्टिसोइल्स बेसिकली आपकी यंग सॉइल की टाइप्स है, यंग वाली होगी। इंसेप्टिसोइल्स आपकी लाइक हॉरिजन पैटर्न ऑफ सॉइल होगा। ठीक है, हॉरिजन पैटर्न ऑफ सॉइल जो कि डेवलप हो जाता है। तीसरा आपका दिया हुआ है इंसेप्टिसोइल्स, तो मैंने बता दिया बिगिनिंग ऑफ द हॉरिजन डेवलपमेंट, तो ये आपका सॉइल की टाइप होगी, इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स एंड वर्टिसोल्स। नेक्स्ट, which one of the following pairs of crops and products are correctly matched? Food crop rabi, crash crop jute, plantation crop coconut। देखिए कितने तरीके की क्रॉप होती है? रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, और एक आपकी होती है जैद क्रॉप। ठीक है, अगर मैं बात करूं रबी क्रॉप की, अक्टूबर
और दिसंबर वाले सीजन में लगाई जाएंगी। और इनका जो हार्वेस्टिंग वाला सीजन होगा वो आपका कब होगा? अप्रैल और जून। जैसे अभी आपके गेहूं चल रहे हैं, वीट, ठीक है। दूसरा है खरीफ क्रॉप, जून जुलाई में लगाई जाएंगी, सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई करी जाएगी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राइस। उसके बाद है ज़ैद क्रॉप, 2 महीने के टाइम पीरियड में इनको ग्रो करा जाता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? वाटरमेलन या फिर मेलन। अब देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है फूड क्रॉप, रबी, ये तो बिल्कुल ठीक है। वीट को हम लोग खाने में भी यूज करते हैं, तो आपकी बेसिकली फूड क्रॉप हो जाएगी। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। तीसरा है कुछ आपकी होती है कैश क्रॉप, ऐसी क्रॉप्स जो कि स्मॉल, जो कि लैंड ऑफ एरिया पे करी जाएंगी और जो जिनको कमर्शियल पर्पज से यूज़ करा, जिनको बेचने के लिए यूज़ करा जाता है। तो मैं जूट को यूज़ करती हूँ, बिल्कुल करा जाता है। तीसरा है आपका प्लांटेशन क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो कि पौधे के साथ रोपाई करी जाती है। इसमें आप कोकोनट भी डाल सकते हो, इसमें आप राइस भी डाल सकते हो, इसमें आप रबर भी डाल सकते हो, इसमें आप, ठीक है, कॉफी एंड टी, ठीक है, ये आपके प्लांटेशन क्रॉप में काउंट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाए। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, ये तो है। एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जाना, ये वाला तो करता है। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये वाला तो ठीक है। अभी हम बोल सकते हैं कि इंडिया में ऑल अबाउट 1/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। हमारा यूपी बिहार पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र तेलंगाना केरला का सेक्शन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, जहाँ पे आपकी राइस वीट बार्ले जूट इन सब की खेती करी जाती है। तो अपने घर की रोजी रोटी के लिए करता है ना, तो ये वही बोला हुआ है। तीसरा है डिपेंडेंस ऑन मानसून, ये तो बिल्कुल है, जब तक मानसून के ऊपर तो डिपेंडेंस रहती है ना भाई, क्लाइमेट कैसा रहेगा, बारिश कैसी होगी, इस पे तो आपका एग्रीकल्चर डिपेंड करेगा। चौथा है प्रीडोमिनेंस ऑफ कैश क्रॉप, नहीं, ये वाला फैक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड इज नॉट लोकेटेड इन झारखंड? झरिया, ये तो है झारखंड में, ये रामगढ़ ये भी है, देवगढ़ ये भी है, उमारे ये वाला नहीं है। ये आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, ठीक है। याद रखना कोल फील्ड के लिए तीनों है। अगर मैं गोल्ड के लिए पूछूं, इंडिया में गोल्ड के सबसे ज्यादा मिनरल्स की जो गोल्ड है उसकी अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? कर्नाटका। अगर मैं कॉपर का पूछूं, खेतरी माइंस, कहां पर? राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following statement about biodiversity is correct? The term biodiversity was contained by Wattler, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the term biodiversity hotspots are contained by the, ठीक है, the regions having richest biodiversity are called हाँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे उसको मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल सकती हूँ, ये भी ठीक है। मोर देन 100 हॉटस्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आर आइडेंटिफाइड इन द वर्ल्ड, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। बायोडाइवर्सिटी के जो हॉटस्पॉट्स हैं वो आपके बेसिकली इससे ज़्यादा ही हैं, मतलब कम ही होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिएटर लेक इन इंडिया? बताइए। देखिए, अगर मैं बात करूं लोनार लेक की, आपकी कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र। अगर मैं चिलिका लेक की बात करूं कहाँ पड़ती है? उड़ीसा। अगर मैं सांबर लेक की बात करूं कहाँ पड़ती है? राजस्थान। अगर मैं वेमनाड लेक की बात करूं कहाँ पड़ती है? केरला। चारों की चारों आ गई, ठीक है।
क्वेश्चन में पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिएटर लेक इन इंडिया। बेसिकली आपके डेजर्ट के अंदर थोड़ा सा जो रीजन है, थोड़ा सा लेक वाला रीजन बन जाता है, वो बताना है, डेजर्ट नहीं, हाँ क्रिएटर लेक। तो इसका आंसर होगा आपका लोनार लेक, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं टेक्टोनिक लेक की बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा पेंगोंग लेक, लद्दाख में। ठीक है। अगर मैं ग्लेशियर लेक की बात करूं, कहां पर पड़ती है, गंगबल लेक, जो आपकी कश्मीर में पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइन ग्रेन्स बैट ऑफ एपिकर्मल लेक्स इन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज प्लाया। हाँ, ये तो प्लाया होती है। डेजर्ट वाले रीजन में एक छोटा सा हिस्सा धस के लेक की फॉर्मेशन ले लेना, उसको मैं बोलती हूँ प्लाया। नेक्स्ट, मैच लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, लैंडलॉक हार्बर, या फिर ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। देखिए, बेसिकली मैं क्वीन ऑफ, अगर मुझे क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलना होता है तो मैं विशाखापट्टनम को बोलती हूँ। अगर मुझे बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बोलना होता है तो मैं चेन्नई के ऊपर जाती हूँ। अगर मुझे लैंडलॉक हार्बर को बोलना हो, हाँ, तो वो आपका कोच्चि है। ठीक है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, मुंबई। ठीक है। हाँ, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया जो होगा वो आपका मुंबई रहेगा। अगर मुझे क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलना हो तो आपका विशाखापट्टनम आ जाएगा। अगर मुझे चेन्नई के बारे में बताना हो तो ये आपका ओल्डेस्ट पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, ये आपके ऑल अबाउट 18 क्वेश्चन थे। हाँ जी, ये आपके 18 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग अपने PYQ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपने कुछ क्वेश्चंस देखे भी होंगे कि जो रिपीटेड होके आए जा रहे हैं बार बार। तो PYQ की प्रैक्टिस करते रहिए, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।